अक्सर लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजी बोलना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी भाषा हो, उस भाषा का अगर हमें वातावरण मिले तो वह उतना ही आसान हो जाता है जैसे कि हमारी अपनी मातृभाषा है या हिंदी है। क्योंकि ये भाषाएं हमने किताब से या व्याकरण से या ग्रामर से या ट्रांसलेशन से नहीं सीखी है। और अंग्रेजी बोलना भी जैसे कि आमतौर पर सेंटेंसेस रट के कोई चाहेगा या ट्रांसलेशन से या ग्रामर पूरा पढ़ के कोई चाहेगा कि हम अंग्रेजी बोल लेंगे, वह संभव नहीं है। यही समस्या हो आपकी भी हो सकती है। यह समस्या आपके साथ जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके साथ भी हो सकती है। किसी भाषा को बोलने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यह सबसे आसान भाषा है। ये मैं आपको कह सकता हूं। क्या आपकी भी यही समस्या है? उसी समस्या का एक बहुत ही बेहतरीन हल तरीका जो मेरा अपना ये 30 वर्षों का जो है रिसर्च से निकल कर आया है, जो आपको इतना आसान लगेगा बशर्ते कि आप उसको नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। शुरुआती दौर में जो हम आपको बताएंगे, हम आपको बोलने का तरीका भी बताएंगे, डिलीवरी करने का तरीका भी बताएंगे, और जब आप उसको धीरे धीरे बिल्कुल तेज गति से नहीं जाना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं न कहीं किसी नौकरी या किसी पेशा में हैं और उनको वो समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं आपके इस समस्या का हल लेकर के आया हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्योंकि जहां जहां पे आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आएगी, वो हम साथ के साथ आपको हम डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे और वाक्य भी डिस्क्रिप्शन में देते रहेंगे। आपको सिर्फ करना यह है कि उसको चलते फिरते जहां भी आप अकेले जा रहे हैं या बैठे हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। शुरुआती दौर में थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी। बाद में स्ट्रक्चर सेंटेंस का पता होने के बाद वो जब 2-4 बार आप उस स्ट्रक्चर पे बोलेंगे तो ऑटोमेटिक जिस वर्ड को जहां पे आना चाहिए वो बाध्य होकर के वहीं पर आएगा। क्योंकि साइकिल जब हम चलाते हैं तो पैर में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है, हम गिर जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद हाथ छोड़ के भी हम साइकिल को चलाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो हम आपके इसी समस्या के निदान के लिए आज से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि मैं ईमानदारी से जो भी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके बदले में इनाम बनता है, तो आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वे तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और ये जो कंटेंट्स की प्रेजेंटेशन है जो इस तरह से हो सकता है कि कहीं और उपलब्ध ना हो, इसका भी लाभ उन्हें भी मिले, तो शेयर भी करते रहिएगा। और कमेंट्स के कॉलम में आप जो भी मैं काम दूंगा, अगर आपके पास समय मिलता है, आप बेशक अगर 10 सेंटेंस है आप 2 ही सेंटेंस बनाएं, आप 1 ही सेंटेंस बनाएं, लेकिन आप कमेंट्स कॉलम में डालते रहें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मेरा मनोबल आपके कमेंट से बढ़ेगा, मेरा मनोबल आपके लाइक से बढ़ेगा, और मेरा मनोबल जो है जो भी शेयर करते हैं आप उस वीडियो को, उससे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ उसी प्रकार से चलते रहेंगे। आज से ये यात्रा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन वाक्यों का जो बोले जाते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में या लिखे जाते हैं।
उससे अतिरिक्त वाक्य बनता ही नहीं है, ना ही बोला जाता है, ना ही लिखा जाता है। उसकी कड़ी में एक एक करके हम लेना शुरू करते हैं आज से। पहला है, जब कर्ता के साथ सिर्फ कर्ता है और सहायक क्रिया है, वो जिस भी किसी टेंस में हो। अब ये सहायक क्रिया को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का जो समूह है, ये 3 तरह के समूह हैं, जिसमें से हम आज पहले तरह के समूह की ही चर्चा करेंगे। सेट 1 कहेंगे उसको। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में होता है एम, इज, आर। पास्ट में होता है वाज या वेयर। फ्यूचर में विल बी या शैल बी। हम इसी सेट का, यानी कि प्रेजेंट में जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, तो पास्ट में इज की जगह वाज ही आएगा। हैड, क्या कहते हैं, हैड नहीं आएगा, हैड बीन नहीं आएगा। इज, एम, इज, आर की जगह वाज, वेयर आएगा पास्ट में, और फ्यूचर में विल बी या शैल बी आएगा। तो शैल बी सिर्फ सामान्य अर्थों में आई या वी के साथ आता है, बाकी सब के साथ विल बी आता है। इज इट क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम कुछ वाक्यों को। ये जो वाक्य है, मैं हूं, ये मैं सर्वनाम है, प्रोनाउन है, लेकिन यह करता है। अब प्लस में क्या है? सहायक क्रिया है, हूं। दूसरा वह है। तीसरा वे हैं। चौथा राम और श्याम है। पांचवा कलम है। छठा कल मंगलवार है। सातवां 15 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। अगस्त को मेरा जन्मदिन है। देखिए इस सब में यहां मैं करता है, यहां वह करता है, यहां वे करता है, यहां राम और श्याम करता है, यहां कलम करता है, यहां मंगलवार करता है, यहां पे मेरा जन्मदिन करता है। ये समय का बोध कराता है, ये भी समय का बोध कराता है। इज इट क्लियर? अब अंग्रेजी में अगर हम इसका अनुवाद करें मैं हूं का आई एम, तो वो सेंटेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि कुछ भी नहीं आता है तो वाक्य हो ही नहीं सकता, ना ही उसका कोई अर्थ है। इस परिस्थिति में जब इस तरह के वाक्य आते हैं तो उस परिस्थिति में आप याद रखिए कि यहां पे वाक्य का परिचय कराने के लिए आता है इट।
इट, कोई भी करता हो, हम यहां इट का प्रयोग करेंगे। इस इट का इस वाक्य में अपना कोई अर्थ नहीं है। इसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट, यानी कि कर्ता का परिचय कराने वाला, जिसका अपना इस वाक्य में कोई अर्थ नहीं होता। आपको याद रखना है कि जहां कहीं भी आपको कुछ बोलना है, जहां कर्ता प्लस सहायक क्रिया है, जैसे कलम है, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन का मतलब है कलम। इट का यहां कोई मीनिंग नहीं है। इट के साथ क्या आएगा यहां पे? प्रेजेंट में आएगा इज, पास्ट में आएगा वाज, और फ्यूचर में आएगा विल बी। याद रखें, प्रेजेंट में इज आएगा, पास्ट में वाज आएगा, और फ्यूचर में विल बी आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। प्रेजेंट है तो कोई भी सब्जेक्ट है, आंख मूंद के इसका प्रयोग कीजिए। पास्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि वाज ही आएगा, और फ्यूचर में विल बी आएगा। उसके बाद इज वाज विल बी के बाद यहां पे आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो रियल सब्जेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट यानी वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाले शब्द, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन है? ये रियल सब्जेक्ट है। ये रियल वास्तविक जो सब्जेक्ट है वो यहां कॉम्प्लीमेंट बनकर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो अन्य शब्द है इसके बाद ही आएंगे। अदर वर्ड्स का मतलब ये आएंगे। अब मैं पहला वाक्य लेता हूं, मैं हूं। तो मैं हूं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट इज आई। मैं नहीं हूं, इट इज नॉट आई। क्या मैं हूं? इज इट आई? क्या मैं नहीं हूं? इज इट नॉट आई? मैं क्यों हूं? वाई इज इट? देखिए, इसको देखते रहिए। इसका बना रहा हूं मैं आपको 8 प्रकार से। पहला, मैं हूं, इट इज आई। मैं नहीं हूं, इट इज नॉट आई। क्या मैं हूं? इज इट आई? क्या मैं नहीं हूं? इज इट नॉट आई? मैं क्यों हूं या मैं कैसे हूं? तो हाउ इज इट आई? मैं कैसे नहीं हूं? हाउ इज इट नॉट आई? मैं हूं ना, इट इज आई। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, क्वेश्चन टैग का मतलब होता है प्रश्न पूछने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसमें कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानता है और उत्तर दिए बिना रह भी नहीं सकता है। जैसे कि आप मोहननगर में रहते हैं ना। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप मोहननगर में रहते हैं? क्या आप मोहननगर में रहते हैं? इसमें और आप मोहननगर में रहते हैं ना, बेटर कौन सा है? बेटर है आप मोहननगर में रहते हैं ना। इसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। फंसा दिया क्वेश्चन को, ठीक है। यहां है मैं हूं ना, कहते हैं ना वैसे मैं हूं ना, इट इज आई। यहां पे याद ये रखना है कि रियल जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार, जो असली सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही टैग बनता है। तो अगर यहां पे आई है और यहां नॉट नहीं है इस वाक्य में, तो आई के साथ आएगा आरंट आई। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये कहें कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती है। आरंट आई, जब यहां नॉट नहीं है पहले पक्ष में, यहां कॉमा से पहले, तो आई के लिए आएगा टैग में आरंट आई प्रेजेंट में, पास्ट में वाजंट आई। लेकिन यहां पे जो है आएगा टैग में आरंट आई। और मैं नहीं हूं ना, हो जाएगा इट इज नॉट आई।
अब यहां पे आ जाएगा टैग में एम आई। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। मैं हूं, इट इज आई। मैं नहीं हूं, इट इज नॉट आई। क्या मैं हूं? इज इट आई? क्या मैं नहीं हूं? इज इट नॉट आई? मैं कैसे हूं? हाउ इज इट आई? मैं कैसे नहीं हूं? हाउ इज इट नॉट आई? मैं हूं ना, इट इज आई। आरंट आई? मैं नहीं हूं ना, इट इज नॉट आई। एम आई? अब यहां पे करना क्या है आपको? प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस करते समय जो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ड को पूरी इज्जत मिले। वो कैसे होगा? तो यहां देखते हैं हम कि 3 ही वर्ड है, यहां पे 4 वर्ड है, यहां फिर 3 वर्ड है, यहां फिर 4 वर्ड है, यहां पे फिर 4 वर्ड है, यहां पे 5 वर्ड है, यहां पे 1 2 3 4 5 है, यहां पे 1 2 3 4 5 6 है। तो प्रत्येक वर्ड को जो है पूरी इज्जत कैसे बनेगी, तो आप ध्यान देंगे। मैं यहां पे चौक से इसको बोल भी रहा हूं और इसको मैं स्ट्राइक भी कर रहा हूं कि आपके डिलीवरी की स्पीड को आप कैसे मैनेज करेंगे, ताकि आप जो कुछ बोल रहे हैं क्लैरिटी के साथ बोलेंगे। देखिए, इट इज आई, इट इज नॉट आई, इज इट आई, इज इट नॉट आई, हाउ इज इट आई, हाउ इज इट नॉट आई, इट इज आई, aren't I, it is not I, am I। ठीक है। अब इसी को हम पास्ट टेंस में बनाएंगे, तो पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? ये मैं था, इट वॉज आई। मैं नहीं था, इट वॉज नॉट आई। क्या मैं था? वॉज इट आई? क्या मैं नहीं था? वॉज इट नॉट आई? मैं कैसे था? हाउ वॉज इट आई? मैं कैसे नहीं था? हाउ वॉज इट नॉट आई? मैं था ना, इट वॉज आई। वॉजंट आई? मैं नहीं था ना, इट वॉज नॉट आई। वॉज आई? इज इट क्लियर? आपने इसको इसी प्रकार से जैसे पास्ट में किया, अभी प्रेजेंट में किया, फ्यूचर में करते हैं। आई के साथ या विल के साथ समान अर्थों में, क्योंकि शैल और विल ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मोडाल्स भी है। मोडाल्स के रूप में जब इसका प्रयोग करेंगे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। संभव हो तो आप ग्रामर सेक्शन हमारा अलग से चलता है, उस ग्रामर सेक्शन में भी आपको ये चीज़ें विस्तार में मिलेंगी। लेकिन प्रैक्टिस के ख्याल से आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है और ध्यान रखना है। मैंने जब बताया था कि मास्टर की जो बताया था सेंटेंस का, उसमें बताया था कि इस सेंटेंस में कोई अपना स्थान नहीं बदलता। सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो 2 तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होता है और दूसरा कि कर्ता के बाद कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। तो जो क्या प्लस कर्ता होता है उसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब है पहला, ये ठीक सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बस और कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर कोई WH फैमिली से आएगा तो इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाएगा, और कोई भी वर्ड अपनी पोजीशन किसी भी स्थिति में बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए आप स्टिक रहिए यहां पे और ढील दीजिए सिर्फ जो पहला हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उसी को, वो भी कब? जब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है, तो उसको वहां से ले जाइए यहां पे। अब नो या नॉट कहां आता है? पहला हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ये पहला हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो नॉट कहां जाएगा? इसका जगह खाली हो गया, सब्जेक्ट के ठीक बाद आ जाएगा। तो आप सीधे तरीके से ये याद रखिए कि जब हम कोई इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नो या नॉट हमेशा सब्जेक्ट के ठीक बाद आएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बनाते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर जो ऊपर लिखा है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा।
अंतर आएगा अगर आई के साथ तो वो आएगा क्वेश्चन टैग में। तो क्वेश्चन टैग के अंदर में जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी जगह जो प्रोनाउन आएगा वही प्रोनाउन आएगा और वही सब्जेक्ट है, और उस टेंस में उसी के हिसाब से उसी सेट का, उसी समूह का कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे एम इज आर जो जिस सेट का हेल्पिंग वर्ब है उसमें पास्ट में वाज वेयर आएगा, फ्यूचर में विल बी शैल बी ही आएगा और कोई वर्ब नहीं आएगा, और वो भी विल बी शैल बी सबके साथ आएगा सिवाय आई और वी को छोड़कर। लेकिन टैग में यहाँ पे स्ट्रक्चर में विल बी है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा, चाहे आई हो वी हो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन टैग में आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे। टैग जब बनाएंगे तब दोनों ही टैग हम देखते हैं कैसे बनता है। मैं होऊंगा, इट विल बी आई। मैं नहीं होऊंगा, पहला हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इट विल नॉट बी आई। क्या मैं होऊंगा, विल इट बी आई। क्या मैं नहीं होऊंगा, विल इट नॉट बी आई। मैं कैसे होऊंगा, हाउ विल इट बी आई। मैं कैसे नहीं होऊंगा, हाउ विल इट नॉट बी आई। मैं होऊंगा ना, इट विल बी आई। बस यहां ध्यान रखना है आपको टैग में कि फ्यूचर टेंस में आई के साथ अगर यहां पहले नो नहीं है या नॉट नहीं है तो यहां आ जाएगा सेंट, शेंट, SHANT, सेंट आई, शेंट आई, सेंट आई। मैं नहीं होऊंगा ना, इट विल नॉट बी आई, शैल आई। यानी कि टैग में अगर नेगेटिव टैग है, दो है, नहीं भी है, ना भी है, तो नॉट पहले आता है, बाद में नहीं आता है। देखिए प्रैक्टिस करते हैं इसका, कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसका, सुनिए। इट विल बी आई, इट विल नॉट बी आई। ये प्रैक्टिस के लहजे से मैं आपको बता रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दो चार सेंटेंस जैसे ही आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर तो ऑटोमेटिक वर्ड जिसको जहां आना चाहिए वो अपने आप आएगा। आपको सिर्फ ये बेस स्ट्रक्चर याद रखना है बस, इजंट इट? इसमें कोई फेरबदल। और इस स्ट्रक्चर के बेस पे जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं वो बोलने में भी और लिखने में भी कभी गलत नहीं हो सकती, और यह वही अर्थ देगा जिस अर्थ को देने के लिए यह स्ट्रक्चर बना है। इज इट क्लियर? हम बोलते हैं इस वाक्य को, मैं होऊंगा, इट विल बी आई। मैं नहीं होऊंगा, इट विल नॉट बी आई। क्या मैं होऊंगा, विल इट बी आई। क्या मैं नहीं होऊंगा, विल इट नॉट बी आई। मैं कैसे होऊंगा, हाउ विल इट बी आई। मैं कैसे नहीं होऊंगा, हाउ विल इट नॉट बी आई। मैं होऊंगा ना, इट विल बी आई, सेंट आई। मैं नहीं होऊंगा ना, इट विल नॉट बी आई, शैल आई। इज इट क्लियर? ये प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रैक्टिस के करने से आपकी जो फ्लो है ये फ्लो बनेगी, और दो चार स्ट्रक्चर पे अगर आपने फ्लो बना लिया तो जितने स्ट्रक्चर हम आपको बताने वाले हैं जो कि यूज होते हैं बोलने में या लिखने में, उससे ज़्यादा होता ही नहीं है यूज। और आपको एक भी सेंटेंस नहीं कहूँगा कि आप रट्टा मारिए, रट्टा मार के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। आप स्ट्रक्चर को जानिए,
सेंटेंस पैटर्न को जानिए। इतने ही तरह के वाक्य बनते ही हैं, 8 ही तरह के वाक्य बनते हैं, अधिक से अधिक, कम से कम एक तरह का बन सकता है, अधिक से अधिक 8 ही तरह का बन सकता है। और जितने तरह का वाक्य बन सकता है उसकी प्रैक्टिस आपने कर रखी है और स्ट्रक्चर आपके जहन में है कि अगर कर्ता प्लस सहायक क्रिया आया है तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, जहां इट का अपना कोई अर्थ नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब इसको हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे वर्ड्स की जो क्लैरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए कैसे बोलेंगे? इट विल बी आई, इट विल नॉट बी आई, विल इट बी आई, विल इट नॉट बी आई, हाउ विल इट बी आई, हाउ विल इट नॉट बी आई, it will be I, shan't I, it will not be I, shall I? Is it clear? ये है for the clarity of pronunciation, because it is very important as to how you deliver, how much clarity you maintain while delivering a word. If there is a gap between the words well maintained by you, the listener will not get distracted. अगर आपने शब्दों के बीच का जो अंतर है जैसे लिखने में आप मेंटेन करते हैं, उसी तरह से आप बोलने में भी मेंटेन करेंगे, तो आपके एक एक वर्ड की क्लैरिटी सामने वाले को जो है वहां से डिस्ट्रैक्ट होने में या ध्यान कहीं और ले जाने में मदद नहीं करेगा। इज इट क्लियर? अब हम कलम है, कोई पूछता है क्या है, वो कहता है कलम है। अब कलम है क्या कहेंगे? इट इज ए पेन, इट इज नॉट ए पेन, इज इट ए पेन, इज इट नॉट अ पेन, हाउ इज इट अ पेन, हाउ इज इट नॉट ए पेन, इट इज ए पेन, isn't it? सब्जेक्ट क्या है? पेन है, इट आ जाएगा उसके साथ। इट इज नॉट ए पेन, इज इट? कलम है ना? कलम नहीं है ना? कलम है ना? इट इज ए पेन, isn't it? कलम नहीं है ना? इट इज नॉट ए पेन, इज इट? जो क्या प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हो जाएगा? इट वॉज ए पेन, कलम थी, कलम नहीं थी। इट वॉज ए पेन, इट वॉज नॉट ए पेन, was it a pen, was it not a pen, how was it a pen, how was it not a pen, it was a pen, wasn't it, it was not a pen, was it? 8 तरीके से। फ्यूचर में आइए, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? कलम होगा, it will be a pen, it will not be a pen, will it be a pen, will it not be a pen, how will it be a pen, how will it not be a pen, it will be a pen, want it, want like will के साथ, it will कलम होगा ना, it will be a pen, रुकिए थोड़ा सा कॉमा, want will not को हम बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ही बोलते हैं टैग को हम। want it किसके लिए आया? पेन के लिए। और नेगेटिव बनाएंगे, it will not be a pen, क्योंकि will it अब कल सोमवार है, कल तो समय बतला रहा है। हम सामान्यतया बोलते हैं टुमारो इज मंडे या टुमारो इज ट्यूसडे, सामान्यतया बोल चाल में ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न कई जगह हो सकती है। कल सोमवार है, कल ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना कॉम्प्लीमेंट है, समय। वाक्य क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है, अंग्रेजी क्या होगी? इट इज मंडे। कब है? कल। तो टुमारो
या डे आफ्टर टुमारो या परसों आए। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इट इज ट्यूसडे टुमारो, इट इज नॉट ट्यूसडे टुमारो। इज इट ट्यूसडे टुमारो, इज इट नॉट ट्यूसडे टुमारो, हाउ इज इट ट्यूसडे टुमारो, हाउ इज इट नॉट ट्यूसडे टुमारो। इट इज ट्यूसडे टुमारो, isn't it? It is not Tuesday tomorrow, is it? Clear? पास्ट में it was, यहाँ yesterday लग जाएगा, पास्ट में बनाएंगे बीता हुआ कल। It was Tuesday yesterday, it was not Tuesday yesterday, was it Tuesday yesterday, was it not Tuesday yesterday, how was it Tuesday yesterday, how was it not Tuesday yesterday. It was Tuesday yesterday, wasn't it? It was not Tuesday yesterday, was it? Clear? फ्यूचर में क्या हो जाएगा? It will be Tuesday tomorrow. It will not be Tuesday tomorrow. Will it be Tuesday tomorrow? Will it not be Tuesday tomorrow? How will it be Tuesday tomorrow? How will it not be Tuesday tomorrow? It will be Tuesday tomorrow, won't it? It will not be Tuesday tomorrow, will it? It's okay. मेरा 15 अगस्त को जन्मदिन है। It is my birthday on 15th, on the, बताया मैंने आपको द के यूज में इससे पहले के सेशन में। It is my birthday on the 15th of August. It is not my birthday on the 15th of August. Is it my birthday on the 15th of August? Is it not my birthday on the 15th of August? How is it my birthday on the 15th of August? How is it not my birthday on the 15th of August? It is my birthday on the 15th of August, isn't it? It is not my birthday on the 15th of August, is it? Present में, past में, it was my birthday on the 15th of August. It was not my birthday on the 15th of August. Was it my birthday on 15th of August? Was it not my birthday on 15th of August? How was it my birthday on 15th of August? How was it not my birthday on the 15th of August? It was my birthday on the 15th of August, wasn't it? It was not my birthday on the 15th of August, was it? Is it clear? Future में क्या हो जाएगा? It will be my birthday on the 15th of August. It will not be my birthday on the 15th of August. Will it be my birthday on the 15th of August? Will it not be my birthday on the 15th of August? How will it be my birthday on the 15th of August? How will it not be my birthday on the 15th of August? It will be my birthday on the 15th of August, won't it? It will not be my birthday on the 15th of August, will it? That's it. आपने ये सारे वाक्य को 8 तरीके से सजाना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। इट के साथ प्रेजेंट में इज ही आएगा, पास्ट में वाज ही आएगा, फ्यूचर में विल बी ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिमिलर हो या प्लूरल हो। अंतर पड़ेगा तो अंतर पड़ेगा सिर्फ क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में जो असली सब्जेक्ट है उसके अनुसार उसी टेंस में उसी समूह का जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वही आएगा और उसको वो फॉलो करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और साथ में ये भी है कि कमेंट्स कॉलम में अगर आप ये समय मिलता है न बना सकें आप 7 सेंटेंस, एक ही सेंटेंस बना करके 8 तरीके से मुझे भेज दीजिए। दैट विल बी ए काइंड ऑफ गिफ्ट फॉर मी। मुझे लगेगा
कि मैंने अपना काम आपके लिए ईमानदारी से किया है। आपके रास्ता को, राह को आसान भी बनाया है। साथ ही साथ आपके जो लाइक्स हैं और आप जो शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं चैनल पर और आपको लगता है कि ये आपके लिए जो है, जो आप चाहते थे, जिसकी खोज में आप थे, ये वही है, तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।